बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ मैं हूं आपका मेजबान जवाद बाकिर। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से कुछ इकदामात किए गए हैं जिसमें हुकूमत का मजहबी तंजीम पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। इसी हवाले से वजीर दाखिला शेख रशीद ने कुछ अहम ऐलानात किए। इस बारे में अपनी गुफ्तगू का आगाज करने से पहले आपको शॉर्ट सुनवाते हैं, फिर मेहमानों का तारुफ भी करवाएंगे और गुफ्तगू को आगे लेकर चलेंगे। जी प्ले कीजिएगा शॉर्ट। हुकूमत की पुलिस ने और रेंजर्स ने कमाल दिखाया कि 8-10 घंटे सारे मामलात को थोड़े थोड़े लाहौर इनर में चौक है, फैसलाबाद में है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत तैयार थे। वो हमसे जितने भी उन्होंने मुज़ाकरात में आने से पहले वो अपनी सारी सोशल मीडिया पे रिकॉर्डिंग करा के आते, इस चौक को यहाँ से बंद करना है, मोटरवे को ये करना है, जीटी रोड को ये करना है। सो मोर prepared than us, but today we have decided that ban on TLP and this file is going to cabinet for the approval. फैजाबाद को हमने एहतियातन बंद रखा हुआ है, इसलिए नहीं कि कोई वहां वो मौजूद है, क्योंकि हमारी नहीं थी, ये लोग वेल प्रिपेयर थे, लेकिन हमने स्ट्रेटजी के तहत फैजाबाद शाम को आज खोल देंगे। हमने देखे एग्रीमेंट तो हमने जो किया उस पर कायम थे और कायम है, लेकिन जो तकाजा वो मुसवदे का करे वो इस मुल्क की दुनिया में जो है एक इंतहा पसंद मुल्क के नाम से पैगाम देने के लिए हम तैयार नहीं थे। हम लफ्ज कम नर्म शाइस्ता और पार्लिमानी जबान में वो करारदाद आ रहे जो उन्होंने यकसर मुस्तरद कर दी। ये फैसला प्राइम मिनिस्टर का आ भी जाए, लेकिन करार वही आएगी जिससे पाकिस्तान का दुनिया में इमेज आशिकाने। नाज़रीन, जैसा कि आपने शॉर्ट सुना, हमारे ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पर पाकिस्तान के नाम पर दानिश्वर कालमनगार तजियाकार सज्जाद मीर साहब ने। सज्जाद मीर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। सज्जाद मीर साहब, आपने वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब का ये बयान भी सुना है कि उन पर आप पाबंदी लगाने जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? अगर इस तरह जमातों पर पाबंदी लगा दी जाए तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए कि ये जमात होगी, इस पर लगाई जाएगी सियासी, पहले जिसे अब ANP कहते हैं, भुट्टो साहब ने लगाई, लेकिन वो एक सियासी जमात बनती थी। जब बैक यार रसूलुल्लाह बुनियादी तौर पर अगर एक मजहबी जमात है तो शायद ऐसा वाकया माजी में नहीं हुआ होगा। हुआ होगा तो कभी ये होता है कि फलां उर्स हो रहा है, वहां फलां तंजीम कोई तकरीरें करेगी, उन पर पाबंदी लग जाए, लीडर ना आए, उनके लीडर ना जाए। लेकिन ये ऐसी जमात पर पाबंदी लगाना जिसके बारे में ये कंट्रोवर्सी उभर चुकी है पहले, यानी कि जो कुछ उन्होंने किया उसकी हमायत नहीं की जा सकती, कंट्रोवर्सी उभर चुकी है। कल हम बात कर रहे थे काजी फाइज किस चक्कर में फंसे हुए हैं, उसी फैसले फंसे हुए हैं जो फैसलाबाद के बारे में, धरने के बारे में उन्होंने और बहुत सी बातें लिखी थी जिसमें चौधरी निसार को भी इतराज पैदा हुआ था और बहुत से लोगों को पैदा हुआ था। हम इन देखिए, ये पहली बार इनको खड़ा किया गया और इनको और साथ ही हाफिज सईद वाली तंजीम को, ये जो लाहौर में इलेक्शन हुए थे आजाद सादक के और इलेक्शन, और उसमें इन्होंने कुछ 7,000-8,000 वोट लिए, उन्होंने 5,000 दिए और कोशिश ये थी कि इस तरह जमातों के वोट कट जाएं। हुआ ये कि उसके बावजूद भी ये मुस्लिम लीग पर जीत के, तो उससे सारी जमातें जो इस तरह बनाई जाती हैं, MKM के वाले से भी ये इतराज है, इसके वाले से भी ये इतराज है। अब हमें सोचना चाहिए कि ये खेल अच्छा नहीं है, और फिर वो जब जिन बोतल से निकल आता है वो किसी के काबू में नहीं रहता। ये अब किसी के काबू में नहीं थे, और यकीनी तौर पर वो जो मुमताज कादरी का जनाजा था वो तो हो गया, वो एक वाकया था कि लोग उसके पीछे खड़े थे, लेकिन खादिम हुसैन रिजवी का जो जनाजा था इसमें तो सारी सूरत बदल के रखती, नक्शा ही बदल के रखा। एक ऐसा नक्शा बदल जो लगता नहीं था कभी इस तरह की बात हो सकती है और इस तरह की सूरत पैदा हो सकती है। बहरहाल ये हुआ और सबने देखा उसे। अच्छा अमीर साहब, आप कैसे देखते हैं? एक तो ये सूरत हाल जो आपने बता दी कि एक उतना बड़ा जनाजा है, यानी कि इनके पीछे स्ट्रेंथ तो है, मगर दूसरी जानिब देखा जाए तो फैटफ की जो तलवार है वो भी तो सर पर लटक रही है ना, जैसा कि आपने साहब का जिक्र किया। नहीं, तलवार लटक रही है। हमने हाफिज सईद साहब को मिसाल के तौर पर उस मामले में फंसाया हुआ है या फंसाए हुए हैं, वो जो कुछ भी है, ये अपनी तलवार आपके ख्याल में फैटफ के लिए यही कर रहे हैं? यानी कि इतनी देर तो ये धरना दे के बैठे रहे, फैजाबाद में 2 बार पुलिस से लड़े, आसन इकबाल तो हाँपने लग गए। ये सारी सूरत हमें गौर करना चाहिए। हमें जो है ना मुख्तलिफ लोगों को किसी खास मौके पर किसी खास मकसद के लिए इनकरेज नहीं करना चाहिए। हुकूमत इसमें, चाहे हुकूमत इनकी हो, चाहे नवाज शरीफ की हो, चाहे किसी और की हो, हुकूमत जिम्मेदार बनती है
इनको बिल्कुल पब्लिसिटी देने में अब इतनी बड़ी स्ट्रेंथ बन गई है कि ये मैं कहा जा सकता है कि आप नेगेटिव कहना चाहें कि ये तो एक तरह के मॉन्स्टर बन चुके हैं और आम आदमी का कोई इस पे काबू पाना कोई आसान नहीं रहा है। सही साहब कैसे देखते हैं कि अगर फ्रांसीसी सफीर की पाकिस्तान की सरकार में इतनी इनके पास है एबिलिटी है, इतनी इनमें पावर है कि ये उनके सफीर को मुल्क बदर कर सकते हैं, उनके साथ जो ताल्लुकात हैं वो खत्म कर सकते हैं, जो कि इस मजहबी तंजीम की जानिब से निकात रखे गए, जैसा कि खादम रिजवी साहब ने 4 निकात रखे थे नवंबर में और उसके बाद 2-3 माह का टाइम दे दिया कि पार्लियामेंट में मामला उठाएंगे, फिर यहां तक बात अब पहुंच गई है। ऐसा उसको मान क्यों लिया गया? होता है ये कि उसको कोई आगे आता है और बहुत सी बातें मान के चले जाता है, हुकूमत के ब्याह पे बाद में प्रॉब्लम पैदा होते हैं। ऐसी बातें उसी वक्त तय करनी चाहिए ना, कहना चाहिए ये पॉसिबल नहीं, और कोशिश करनी चाहिए कि जो वो स्ट्रेंथ के साथ आए हैं वो स्ट्रेंथ में खत्म हो जानी चाहिए। हम ऐसा नहीं करते, यही हमारी गलती है, यही हमारे एक खराबी है जो पैदा होती है और आज हम उसको भुगत रहे हैं और उसको बैन करेंगे, क्या नतीजे निकलेंगे मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन स्टेट की ताकत स्टेट की तक होती है और उसे अपनी नाफज करना चाहिए। शेख रशीद को ख्याल आया है, पहले इनके बयान पढ़ें वो क्या कहते हैं इस मामले पे। ये सारे मौके पे तो बड़ी बहुत बातें करते हैं, बाद में दूसरी बातें करते हैं। बहरहाल ये अब मीर साहब मुझे अच्छी तरह याद है जब नून लीग का दौरे हुकूमत था तो उस वक्त शेख रशीद साहब ने कहा था कि हम के साथ खड़े हैं। आज उन्होंने कहा ना मैं इनसे मिला हूं, ना मेरा कोई ताल्लुक है, बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है, ना तो मैं इन जमातों से कभी मिला हूं इनसे। आज शेख रशीद ऐसे बयान देते हैं, कश्मीर के बारे में भी देते हैं, दूसरी चीजों के बारे में भी देते हैं। ये सारे हमारी जितनी सियासत है गैर जिम्मेदारी की सियासत है, इसको अब बदलना पड़ेगा, इसमें तब्दील लाना पड़ेगी, वरना इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है इसके साथ हम उसको लेके आगे चल सके। अच्छा, आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान अगर फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करता है तो नुकसान होता है, इसी बात है, होता है बहुत सी चीज है, जैसा कि आपने भी अक्सर अपने प्रोग्रामों में कहा है कि दोस्तियां नहीं होती बल्कि मुल्कों के मफादात होते हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी कहां पर स्टैंड कर रही है इस मामले में? ऐसा फ्रांस करता तो बहुत बेवकूफी है, लेकिन किस्सा ये है कि देखिए हमने क्या किया है कि बरतानिया ने हम पे फिर पाबंदियां लगा दी, रेड लिस्ट में शामिल कर दिया है, ये क्या कर दिया है। अब फ्लाइट्स बहुत से मुल्कों की आ रही हैं जहां की बड़ी दहशतगर्दी है, वहां कॉलोनी है, लेकिन हमारी पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। क्यों हुआ है सारा? ये सोचने की बात है, कोई फॉरेन पॉलिसी में खराबी होगी और इसमें हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि इस तरह की पाबंदियां लगाएं और उसके तौर पर दुनिया को अपने खिलाफ करें। फिर हमने कैसे करना है? हमने बहुत से मसाइल को, ये खलूत के मसले को, नामूस रसालत के मसले को बहुत गलत तौर पर डील किया है मुल्क के अंदर की सियासत में और ठीक तरह डील नहीं किया है। अब उसका हम भुगतान भुगत रहे हैं और कह सकते हैं। अच्छा, आप क्या देखते हैं मीर साहब, आप तो यानी कि जो गुज़श्ता दौरे हुकूमत गुजरे हैं उन पर भी बड़ी आपने निगाह रखी हुई थी और अब भी आप देख रहे हैं, ये तमाम मनाजिर आपके सामने हैं, तो क्या देख रहे हैं कि इस हुकूमत ने खास तौर पर इसे मिस हैंडल का कह सकते हैं, हम लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, मिस हैंडल किया या मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई कोई इनमें? मैं ये बात नहीं कहना चाहता जी, ऐसे हुकूमत पे इल्जाम लगा दिया जाए। हमारे सारे जो रियासत के इदारे हैं ना जी, वो इस तरह की मामलों पे डील करने में अपनी तरफ से जहानत दिखा रहे हैं, लेकिन वो जो जहानत होती है वो गले पड़ जाती है हमारे जी। अब इसमें चाहिए इदारों को, जो सारे लोगों को और हुकूमतों को भी कि ऐसे मौके पे क्या करना चाहिए था, कैसे करना चाहिए। अब इनके 7-8 हजार ये वोट तोड़ लेते होंगे, लेकिन क्या पहले भी इन्होंने गैर जिम्मेदारी के बयान दिए, आर्मी चीफ के खिलाफ दिए और उसके बाद एक निकाला भी गया और उसके बाद उन्होंने माजरत भी की। तो एक लंबी कहानी है। अच्छा मीर साहब, हमें ज्वाइन किया है तजियाकार सुलेमान आबिद साहब ने, हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद है इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए। जी सलमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। मीर साहब, क्या क्या ये सारा जो पाबंदी लगा रहे हैं और लगनी चाहिए जिस तरह की ये सूरत हाल है, लेकिन ये सूरत हाल पैदा क्यों कैसे हुई, क्या कहते हैं आप? इनकी लंबी कहानी। साहब अगर सुन पा रहे हैं तो मीर साहब ने सवाल ये किया है कि ये जो पाबंदी लगा दी गई, फैसला किया गया है, इस पाबंदी को आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, उसकी वजह यह है कि जो भी तंजीमें रियासत के अंदर रियासत के नाम को चैलेंज करेंगी, चाहे वो सियासत के नाम पे, चाहे वो मजहब के नाम पे, और उनके खिलाफ तो फिर एक रियासत का एक्शन होना चाहिए था और ये एक्शन बहुत पहले होना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ रियासत जो है जिस तरह से कंप्रोमाइज करती है और मसलियत का शिकार होती है, उसी का नतीजा कि ये गिरोह जो है मजहब के नाम पे जो कुछ इन्होंने पूरे रियासत को, समाज को यकमाल बनाया है, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है।
तो मैं समझता हूँ कि एक बेहतर फैसला है। अब देखना ही होगा कि इस फैसले पर हुकूमत कितना कायम रहती है और कितना इसको आगे लेके चलती है। अब जो लोग इस सारे वाकयात में मुलविस है, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा या नहीं होगा, ये भी आने वाले वक्त बता देगा। लेकिन मैं तो जाती तौर पर इस पाबंदी की हमायत करता हूँ। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त बात करते हैं कि यहाँ तक चीजें पहुंची कैसे? फैजाबाद के पहुंची ऐसे कि रियासत ने मीर साहब जो समझौते किए हुए थे, ये उसी की रिफ्लेक्शन है ना कि आज वो एक ताकतवर ग्रुप बन गए। आपने तो कराची की सियासत का आप ही इंसाइक्लोपीडिया है। आपने देखा कि एमपीएम के साथ जो कुछ हम पालते रहे और बाद में वो हमारे लिए दर्द-ए-सर बन गई। तो पहले हम इन तंजीमों को बनाते हैं, पालते हैं, जब हमें लगता है कि अपनी हदूद से बाहर निकल रही है तो फिर हम इनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। तो जरूरत ही है इस तरह के ग्रोह बनाने की या इनको पालने की। ठीक बात है, बहुत ठीक बात की। बहुत शुक्रिया आपका सलमान आबद साहब, आपने बहुत वजाहत के साथ इस सूरत हाल को वाज़ेह किया। बहुत शुक्रिया आपका। जी मीर साहब, आप क्या कहते हैं कि ये मजहबी जमात पर जो पाबंदी है, इसके हवाले से जैसा कि फजलुर रहमान का गुज़श्ता रोज बयान आया था कि हम इनकी हिमायत करेंगे, मगर जो अब सिचुएशन बन चुका है, जो पुलिस के जो जवान है वो शहीद हो चुके हैं, यानी कि जामा हक हो गया, तशद्दुद हुआ है, मीडिया पर सारा दिन ये खबरें चलती रही, आप क्या देखते हैं कि अपोजिशन हमायत करेगी कि मिशन बन चुकी है? फजलुर रहमान साहब ने किसकी हमायत करने का ऐलान? मजहबी जमात है, इसकी हम हमायत करेंगे। और क्या कहता हूं मैं जी, सही, और इसी होती है, सही, यही कहा जा सकता है, यही कहा जा सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया। मीर साहब रहिएगा, हमें ब्रेक पर जाना, ब्रेक से लौट कर आते हैं तो मजीद गुफ्तगू को आगे लेकर चलते हैं। जी, एक मुख्त वेलकम बैक। सज्जाद मीर साहब, ये क्या देख रहे हैं? यूसुफ रजा गिलानी की चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ अपील है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो दोबारा चले गए हैं, इस्तदा उनकी मंजूर कर ली गई है, यानी कि समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई। अब सादिक संजानी और दीगर को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। ये काय को इतनी कॉम्प्लिकेशंस पैदा की जा रही हैं? असल में देखिए, ये अजीबोगरीब जंग है, इससे मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। ये पीटीएम पर भी कमेंट हो जा रहा है, वो लोग जो इन मामला को चलाते हैं उन पर भी कमेंट हो जाता है। देखने से किया गया, संजलानी इतने प्यारे क्यों हो गए कि कभी कभी वो कहा जाता था कि लेकर आए, फिर कहा गया कि आप दारी उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कांग्रेस ला रहे, कहा गया कि उन्होंने नाकाम कर दिया है, अब कहा गया कि उनके मुकाबले में यूसुफ रज़ाक गिलाया, फिर पता चला कि अजीब तरीके से यूसुफ रज़ाक गिलानी को हरा दिया गया, कोर्ट ने मानी उसे कहा हमें बीच में लगाई। अब इंटर हो रही है, हो सकता है एक्सेप्ट कर आई, हो सकता है इसकी कार्रवाई लंबी चले, हो सकता है ये मामला लंबा चलता रहे और किसी इसके खास नताइज निकले और खास रिजल्ट निकले। लेकिन बहरहाल ये एक ऐसी गिलानी की कि कहीं ये ना हो कि एक वक्त आए कि वो यूसुफ बेकारवा होकर फिरते रहे। कर लें पार्टियां भी उनकी, और जिन्होंने और इस्तेमाल करना होगा वो भी इस्तेमाल कर लेता, चले कुछ नहीं मिला। कहा यह जा रहा है कि उनको इसलिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ताकि पंजाब कहते हैं उसकी सियासत में एक नई ताकत बन के पीपल्स पार्टी उभरे। मैं नहीं समझा कि नहीं होगा, क्या रास्ता बनेगा। बहरहाल ये एक ऐसी कहानी है जिस पे गौर होना चाहिए। सही हो गया। अच्छा मीर साहब, मैं अगली स्टोरी की जाने बढ़ना चाहूंगा जिसमें शहबाज शरीफ है जो कि कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर भी हैं, उनकी जमानत हो जाती है और उनको मचल के जमा करवाने का जो भी एक तरीका कार है वो कहा जाता है 50 लाख रुपए का। क्या देख रहे हैं आप शहबाज शरीफ की जमानत के बाद? नून लीग की पोजीशन क्या देख रहे हैं? नून लीग की जो अब सियासत है वो क्या रुख इख्तियार करते देख रहे हैं आप? हमारे एक दोस्त कहते हैं और मेरा ख्याल दुरुस्त बात कहते हैं कि जो समझता है कि शरीफ खानदान में शरीफ फैमिली को गलत समझते हैं। शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का मौक़िफ़ अलग हो सकती है, सियासत कर सकती है, हमजा का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन इन दी एंड ये फैमिली रहेगी। और इसको जो नाम उन्होंने रखा हुआ इत्तेफाक ग्रुप, तो ये इत्तेफाक रहेगा। कुछ लोग एक जमाने तक कहते थे गुड गाइज बैड गाइज, शायद वो बात को मानने के लिहाज से इनको जो जो फायदे लेना होती हैं वो ले लेते हैं, लेकिन उसका और एक लिहाज से लोगों को भी पहुंचता है। इस वक्त सियासत शायद शहबाज
शरीफ की जरूरत भी है, और मैं नहीं लगता कि शहबाज शरीफ आकर ये बयानिया के खिलाफ कलम उठा के खड़ा हो। ये हो सकता है कि उनके वो बहुत आगे बढ़े और आगे बढ़ के उसे मीर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ जी। अच्छा मीर साहब, क्या देख रहे शरीफ हैं जो वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को दोबारा से जोड़ सकते हैं, पॉइंट पर लाकर खड़ा कर सकते हैं? शहबाज शरीफ में इतनी अहलियत है क्या वो इस पर काम करेंगे? कोई मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है। शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के बारे में कोई बहुत ज्यादा वैसा क्यों करेंगे, लेकिन ये बात है कि वो मुख्तलिफ पार्टियों की बात होगी, राब्ते की बात होगी, तो शायद वो सूरत हाल वो करें। सही। तो जो शहबाज शरीफ की जमानत है, इससे अपोजिशन का एक बयानिया था, उसको मजबूत होता देख रहे हैं। वो कहते थे जी ये जो एहतसाब का इदारा ये इंतकामी कार्रवाइयों पर तुला हुआ है, बस वही कर रहा है और तो कुछ भी नहीं। वो तो साबित हो गया। कुछ देर जेल में रखते हैं, जेल में रखने के बाद आ कर देते हैं, फिर ये मशहूर कर देते हैं कि कोई डील हो गई है। क्या डील हुई है आज तक? कोई साबित हुआ है? शाह खान अब अगर जरदारी में बैठे हुए हैं आराम से, तो क्या डील से बैठे हुए? क्या सूरत हाल? सही कहता कि नहीं बैठे हुए, लेकिन क्या ये डील से बैठे हुए? ये सारा खेल हो रहा है, सब सियासत का खेल है, और मैं यही कह सकता हूं कि इस पे अतोसी किया जा सकता है और क्या किया जा सकता है। तो पीडीएम में अब लीड कौन करेगा? मुस्लिम लीग नून की जाए, अब शहबाज भी बाहर हैं, हमजा भी हैं और मरियम भी है। जी 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 नहीं, वो कोई सूरत हाल नहीं है। आप इंतजार करें ना जरा, जल्दी क्या अभी शहबाज शरीफ आ गया तो पुरानी पॉलिटिक्स खत्म हो गई, पॉलिटिक्स वही चलेगी जो पहले, यानी लीड करेंगी। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, यानी कि मरियम करने की बात लीड करेगा। अच्छा, लीड यानी कि उधर से ही चलेगी। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा। और कायरा ने कहते मुस्लिम लीग लंदन ग्रुप फिक्रेबाजी की बात कर रहे हैं ये लोग। तो यानी कि शहबाज शरीफ साहिब हैं मीर साहब, वो फिर पीडीएम के लिए कोई किरदार नहीं करेंगे, बल्कि मरियम ही फ्रंट पे रहेंगी और हदायत आएंगी लंदन से, यानी कि नवाज शरीफ साहिब की से। ठीक बात है, ये ऐसे ही हो रहा है भाई, लीडर इनका वही। सही है। तो अच्छा, ये जो पीडीएम है, जैसा कि हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी आपने कहा था कि बिल्कुल टूट फूटती नजर आ रही है पीडीएम, यानी कि मुफादात होते हैं हर पार्टी के, कुछ सियासी होते हैं और जाती मुफादात भी होते हैं। तो शहबाज शरीफ हैं, जैसा कि वो बड़े तहम्मुल की सियासत करते हैं, बिलावल उनसे मिलने भी जाते हैं, उनकी इयादत भी करते हैं जब वो बीमार होते हैं, तो ये कुछ करीब आ जाएंगे कि या कि उसी तरह से रहेंगे, अपनी अपनी जगह पर स्टैंड करते रहेंगे? नहीं, ये वो छोड़ दें आप। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की सियासत कभी एक नहीं हो सकती, ना थी, ना रहेगी, ना कभी होगी। बस यही समझे आप, और इसमें ऊंच नीच आती रहेगी कभी हालात के मुताबिक। और खासतौर पर पीपल्स पार्टी के साथ जो मुस्लिम लीग का जो अब ये तजर्बा है, मेरा ख्याल है इसके बाद कोई कुछ नहीं होगा उनसे। शहबाज शरीफ तो वो है जिन्होंने ये कहा था मैं आसिफ जरदारी को लाहौर की सड़कों पर घसीटूंगा। तो इस क्या तो करते हैं आप उससे? तो ये फिर जो डील के इल्जामात हैं, ये सिर्फ सियासी बयानात तक ही हैं, एक दूसरे पर जो लगा रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं होते मेरा ख्याल। ठीक है। अच्छा सजाद मीर साहब, मैं अगली स्टोरी की जाने बढ़ना चाहूंगा, जिसमें वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने कहा है जी फौरी तौर पर मरदमशुमारी करवाई जाए, 1 साल में मुकम्मल की जाए। सिंध की आबादी को कम दिखाया गया है, जबकि ये एमकेएम के पहले से दिन से तहफुजात हैं। वो इत्तेहादी बने थे, उन्होंने 6 पॉइंट रखे थे, जिनमें एक ये पॉइंट भी उन्होंने रखा था कि मरदमशुमारी का। कैसे देखते हैं इनके ये डिमांड है, ये आखिरकार सिंध वाले क्यों करते हैं ये डिमांड? असल में ये सिर्फ एक, अब बताइए कि फौरी मरदमशुमारी कैसे हो जाए? 3 साल से आपने करवाई नहीं, और मरदमशुमारी करा के आप कहना चाहते हैं, देखिए कहानी फिर वही होनी है। कराची का महाजर अपनी आबादी बढ़ाना चाहता है, सिंध का सिंधी अपनी आबादी बढ़ाना चाहता है, और सिंध मिलकर अगर चाहता है कि उसकी आबादी पूरे पाकिस्तान, आबादी तो कम सिर्फ पंजाब की हुई है, वो बोल नहीं रहा, बाकी बोल रहे हैं। अरे खुदा का खौफ करो, ये मरदमशुमारी को भी जो ना सियासत का खेल नहीं बनाओ, जो बनाया हुआ है इन लोगों ने। और कराची की साथ मेरा ख्याल में कुछ ज्यादती हुई है, लेकिन उस ज्यादती का मतलब नहीं है कि कराची की आबादी अगर 2 लाख 3 लाख हो, 2 करोड़ 3 करोड़ हो जाए तो जवाब में आप सिंध की आबादी को भी 1-2 करोड़ बढ़ा दो। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप बढ़ाएंगे तो उसके बाद आप कहेंगे कि जी हम तो पंजाब से बढ़ गए आबादी में, फिर एक बार तीसरी मरदमशुमारी फिर होगी, कैसे 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 चलेगी ये बात? साइंटिफिक तरीके मरदमशुमारी के, उस पर अमल किया जाए, उस पर काम किया जाए, कैसे करा दी जाए, तरीका बता दें वो, जिससे मुनसिफाना मरदमशुमारी ये बंदे भेजें
जल्दी से ऐलान कर दें कि जी वो मुराद अली शाह ठीक कहते हैं, बस वो अपनानी मर्दम डल एंड वाइट होगी। ऐसा नहीं होता। आइंदा इलेक्शन के लिए आप जी और दो आइंदा इलेक्शन से पहले आप रिजल्ट देखना चाहते हैं तो कैसे आएंगे, बता दीजिएगा, बस बात खत्म। अच्छा, तो फिर पंजाब की सूरत हाल क्या है? पंजाब डिमांड ही नहीं की मर्दमशुमारी की, और ऊपर से बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान के पास पंजाब का माल ये है कि उसकी आबादी कम शो की गई है, फिर भी डिमांड नहीं कर रहा। ये छोटी बात नहीं है। अच्छा, तो फिर इस तरह अगर आबादी इनकी बढ़ जाती है, आबादी बढ़ेगी, जाहिर सी बात, जैसा कि इनकी डिमांड के मुताबिक इनके कहने का ये मतलब है, तो फिर ऑटोमेटिकली ये कहेंगे हमें नशिस्तें भी ज्यादा दें, कौमी असम्बली में दें, सूबाई असम्बलियों में दें, सेनेट में हमारी नशिस्तें बढ़ाएं। बियॉन्ड द कर्टन ये बात वो सारी वही कहानी है और कुछ नहीं है। और ये इस तरह सियासत नहीं हो सकती। इस तरह अगर वफाक में रहना है तो वफाक की बाकी का, यहाँ कालाबाग डैम तबाह कर दिया सिंध ने, सिर्फ सिंध की हद गर्मी से तबाह हुआ है वो जी। और मैं उस पर नहीं कहना चाहता, मुराद अली शाह साहब इसमें बड़े एक्टिव थे और मैं उनकी ना नीयत पर शक करता हूँ ना उनकी मेहनत पर शक करता हूँ। जो कालाबाग के बारे में ये मुराद अली शाह और उनके बहुत साथी जो मिलकर किया करते थे, मैं उसका एनी शक रहा हूँ और उनकी मेहनत बहुत ठीक थी। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? इन दी एंड वो कहते हैं कि सिंध की फतह नहीं, नुकसान होगा इसमें। सजाद मीर साहब हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर तज्जियाकार आगा मसूद हुसैन साहिब ने, मर्दमशुमारी पर और जो मुल्क की सूरत हाल चल रही है इस पर गुफ्तगू करने के लिए। जी आगा साहब कैसे हैं आप? हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ सर, आपको मुबारक हो। रमजान मुबारक हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये मर्दारी के मामले में मुराद अली शाह कह रहे हैं कि फौरन करा दी जाए, ये कैसे होगी? देखिए हमारी तरफ देखिए, जो पीटीआई ने जो स्टैंड लिया है वो गलत स्टैंड है और ने उसको बाकायदा अप्रूव कर दिया 2017 में। तो कराची की आबादी इस वक्त किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से पूछें तो कराची की आबादी क्या है तो वो कहता 2 करोड़, कोई कहता 2.5 करोड़, जमात इस्लामी जो कहती है 3 करोड़ है। तो आप मुझे बताइए कि इसके बाद जब मर्दमशुमारी करेंगे तो उसकी बेसिस क्या होगी? एक को तो आपसे 2 लेकिन ये 3 करोड़ हो या 2.5 करोड़ है, 2 करोड़ हो, इसका फैसला कौन करेगा? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई पार्शल सेंसस हो तो देखिए कम से कम अगर देखिए 5% 10% तो गलती हो सकती है, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि नादिरा के पास भी डेटाबेस है, 80% नादिरा के पास भी डेटाबेस है। तो मतलब बहुत कुछ हो सकता है अगर पॉलिटिकल विल है। अगर ये है कि हुकूमत, कोई भी हुकूमत, मैं किसी खास हुकूमत पर तो तनकीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने तो अब अजीब गरीब स्टैंड लिया है कि 2017 को तो अप्रूव कर दिया, इसके बाद उनका हम नई मर्दमशुमारी कराएंगे। देखिए मैं यही नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये बात है कि लोग कहते हैं कि कराची में ये ट्रेंड है कि कराची का महाजर अपनी आबादी को बढ़ा के पेश करना चाहता है और उसके जवाब में सिंध का सिंधी जो है वो अपनी आबादी को बढ़ा के पेश करना चाहता है। इस वक्त आबादी कम हुई है तो सिर्फ पंजाब की हुई है और वो भी समझ नहीं आती है आबादी कम, और पंजाब एतराज नहीं कर रहा उसके बावजूद, लेकिन सारा एतराज सिंध से उठ रहा है। देखिए मैं एक बात आपसे खिदमत करूं कि देखिए जहां तक उर्दू स्पीकिंग का ताल्लुक है, जो अपने आप को महाजर कहते हैं, देखिए वो ऑलरेडी मतलब ये कि वो जो हैसियत है वो बड़ी सेकेंडरी बन गई है अब। मतलब उनकी जो आप जैसे कह सकते हो ना कि वो माइनॉरिटी में आ गए हैं। मतलब ये कि अगर आप पॉपुलेशन देखिए तो कराची की जो है ना हर साल तकरीबन 3 से लेकर 4% जो है आबादी बढ़ती, बाहर से लोग आते हैं रोजगार की तलाश में, फिर कुछ यहीं रह जाते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये बढ़ा चढ़ा के जो पेश कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास जराए मौजूद हैं और जराए मौजूद हैं। आप नादरा से डेटाबेस ले सकते हैं। फिर ये है कि कुछ आबादियां ऐसी हैं कि जहाँ कंसंट्रेशन है मालूम कर सकते हैं आप सेंट्रल कराची को मालूम कर सकते हैं, आप ईस्ट मालूम कर सकते हैं, साउथ में तो इनकी आबादी नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तो कोई मुश्किल नहीं, देयर इज अ पॉलिटिकल विल यू कैन डू इट। लेकिन इफ यू डोंट हैव द पॉलिटिकल विल एंड यू पॉलिटिसाइज द होल इशू, फिर तो जाहिर है कि इसमें बड़ी मतलब मुश्किलात पैदा होंगी। तो मेरा ख्याल है इसका मतलब ये है कि ये मसला अभी एक सियासी मसला बनेगा और आने वाले दिनों में भी शायद इसका कोई हल ना मिल सके, यही मैं समझ सकता हूँ। देखिए मुझे मीर साहब, देखिए आप इतने बड़े कालम निकाल रहे हैं। देखिए बात असल ये है कि यहाँ के जो लोग सियासतदान हैं, एक तो उनकी कोई तरबियत तो हुई नहीं, दूसरी बात ये उनको वतन से या आवाम से कोई मोहब्बत है ही नहीं। लोग अपनी निजी महफिलों में कहते हैं तो कीड़े मकोड़े हैं जिनको हम चाहे वो कर लें। और वाकई हम लोग जो है ना जिस तरीके से हम लोग जाते हैं कि बड़ी बड़ी मतलब जो इनके जलसे होते हैं जिसमें नौजवान बेचारे जाते हैं, उम्मीद करके शायद कोई तब्दीली आएगी, कोई उनकी खिदमत की जाएगी या रोजगार दिया जाएगा। लेकिन मैं आपसे जो पॉलिटिकल जब पोजिशन भी सोच रहे हैं तो फिर इनकी तरबियत कहाँ हो रही है? फिर किस तरीके से आप मुझे बताइए कि मुल्क की हालत क्या है?
किस तरीके से डिक्लाइन हो रहा है मुल्क माशी तौर पर भी हर लिहाज से, और झूठे झूठे आज जो समाज में पेश किए जा रहे हैं। आप और हम तो कम से कम ये बहुत तो हमका नॉलेज हमारे पास है, हम समझते हैं कि ये जो आजाद शुमार दिए जा रहे हैं ये मुनासिब भी, आजाद शुमार गलत है। तो आइंदा जो पॉलिटिकल पार्टी आएंगी इसको जरूर इश्यू बनाएंगी, और ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए और पाकिस्तान की मजमूई इक़्तिसादी और माशी तरक्की और सोशल जस्टिस के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित है। बहुत शुक्रिया आपका आगा मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत वजाहत की, बहुत शुक्रिया आपका जी। जी बिल्कुल ये ठीक फरमा रहे हैं, कराची में ये एक सियासी मसला रहेगा। आने वाले दिनों में कराची की कोई जमात भी इस मानने को तैयार नहीं है कि उसकी मर्दमशुमारी वो है जिसका ऐलान किया गया है। तो मेरे ख्याल में ये एक सियासी मसला है जो आने वाले दिनों में भी तंग करेगा, और हो सकता है कि फिर ये मसला सिर्फ कराची का न रहे बल्कि फैल जाए। सही। मीर साहब हमें ब्रेक पर जाना, ब्रेक से लौट
वेलकम बैक। मीर साहब, एक इतनी बड़ी खबर से, यानी कि मैं ब्रेक पर जाने से पहले भी अपने नाज़रीन को बता रहा था, जैसा कि आपसे भी शेयर किया था कि एक बहुत बड़ी खबर से हम वेलकम बैक करेंगे। वो खबर ये है कि पाकिस्तानी शाहीन्स ने प्रोटीन्स को ऐसे जकड़ लिया ना अपने पे कि पाकिस्तानी टीम ने रिकॉर्ड कायम कर दिया शराकत का, यानी कि पार्टनरशिप है और बाबर और रिजवान के दरमियान जो ही, और रिजवान ने रोजा रखा हुआ था रमजान की आमद में, एक ये इनाम मिला, और दूसरा ये सबसे बड़ा कि विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया, उसको पहले नंबर से नीचे ले आया, जबकि बाबर आजम हमारे पहले नंबर पर चले गए। क्या कहते हैं इस बारे में, इस खुशी के लम्हात में? जी, सबसे बड़ी बात कि बाबर आजम जो है वो हमारा बहुत बड़ा क्रिकेटर बनता जा रहा है। ये कहा गया चौथा बैट्समैन है पाकिस्तान का जिसको गोया नंबर 1 है। ज़हीर अब्बास का नाम आ रहा है। हालांकि ज़हीर अब्बास को हम अमूमन अपने बड़ों में शुमार नहीं करते जाते, और ज़हीर अब्बास के अलावा मियांदाद तो जाहिर है कि वो तो ऑल टाइम ग्रेट है ही, और उसका नाम आता है। मोहम्मद यूसुफ को आप नोट करते हैं, आज तक चला कि ये 3 आदमी हैं जो दुनिया में नंबर 1 रहे हैं वनडे क्रिकेट में, और अब तक बाबर आजम का आया है। और उसने ठीक कहा है कि उसे आप टेस्ट क्रिकेट में अपने आप को शो करना है, साबित करना है। हमें इन दिनों में टेस्ट क्रिकेट खेली कम है, इंशाल्लाह वो कोई शक नहीं है कि वो पाकिस्तान के आने वाले दिनों में बड़े बैट्समैन में शुमार होगा। सजाद में हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट एक्सपर्ट हाफिज इमरान साहब ने, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं वो भी। जी हाफिज इमरान साहब, कैसे हैं जनाब आप? क्या सूरत हाल है? आजम ने रिकॉर्ड टाइम का रिकॉर्ड हो गया, अच्छा लगा आज का दिन आपको? शुक्रिया सजाद साहब, आज तो यौम बाबर आजम है। 14 अप्रैल तो यौम बाबर आजम है कि एक ही दिन वो आईसीसी की बंदी में पहले नंबर पर आते हैं, और उसी दिन वो अपनी T20 सेंचुरी भी स्कोर करते हैं और पाकिस्तान फतह भी हासिल करते हैं। तो जिस एतबार से, जिस तादाद से आज खबरें बाबर के हवाले से आई हैं, तो ये बहुत ज्यादा खुशआइंद है पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए। और सबसे ज्यादा इसलिए है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में जिस चीज की कमी महसूस की जा रही थी कि वो बल्लेबाज या वो खिलाड़ी जो इस्तेहकाम पैदा करते हैं, इस्तेहकाम वाली क्रिकेट खेलते हैं, वो ऊपर आ रहे हैं और वो अच्छे खेल का मुजाहरा कर रहे हैं। हमें जिन रोल मॉडल की जरूरत थी, जिनका भी आपने नाम लिया, ज़हीर अब्बास, जावेद मियांदाद, मोहम्मद यूसुफ, इंजमामुल हक, जब किसी भी दुनिया में, दुनिया के ममालिक में जब आपके रोल मॉडल्स ऐसे होते हैं तो वो वैसे ही लोग उनको बनने की कोशिश करते हैं, तो आपको वैसे ही टैलेंट आगे नजर आता है। तो पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइंद है कि मोहम्मद रिजवान की शक्ल में, बाबर आजम की शक्ल में ऐसे बल्लेबाज पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं और मुसलसल रन कर रहे हैं। जब इनको देखेंगे हमारे नौजवान तो वो बिल्कुल इन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेंगे। तो सबसे ज्यादा खुशाइंद मेरे लिए तो ये है कि जब आपका बुनियादी ढांचा मजबूत होता है, या आपके वो खिलाड़ी जो सामने आते हैं जो करेक्ट क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो वो आपके आने वाले वक्तों में एक नई जहत पैदा करते हैं, एक नया वलवला पैदा करते हैं। तो ये बहुत खुशाइंद है, और हमें ये भी जरूर देखना चाहिए कि जब ये 2 खिलाड़ी पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं और उस निजाम को जिससे ये सामने आए हैं मीर साहब, सबसे ज्यादा तकलीफ की बात यह है कि हमने उसको लपेट दिया, उसको बुरा भला कह के बंद कर दिया और हम एक नई तरफ चल पड़े हैं। तो हमें उस चीज को भी देखना चाहिए, ये जब इस्तेहकाम वाले खिलाड़ी सामने आ रहे हैं तो जिस निजाम से वो सामने आ रहे थे उस निजाम को हमें आगे लेकर चलना है, क्योंकि अगर हम निजाम तबाह हो जाएंगे तो खिलाड़ी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बाद अगर और सामने नहीं आएंगे, उतने मौके नहीं मिलेंगे, तो पाकिस्तान के लिए जो एक ही खेल बचा है क्रिकेट की शक्ल में, हम उसमें भी मसाइल का शिकार होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे नाज़रीन भी जानते हैं कि जब हमारा बुनियादी ढांचा हॉकी का खराब हुआ तो उसके तबाह नतायज हमें आज भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक बात है, बहुत दुरुस्त बात की आपने इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत हमारे मसले को बिल्कुल वजाहत के साथ बयान किया। अल्लाह पाकिस्तान की क्रिकेट को, हॉकी को और स्क्वाश को भी वो बुलंदियां अता करे जो कभी उसे हासिल थी। और जिसकी लेना चाहूंगा बिल्कुल आपसे, बिल्कुल मुख्तसर से ये अच्छी खबर भी है, कुछ खबरें जिस तशवीशनाक भी हैं, पाबंदियां लग रही हैं और लगनी भी चाहिए, और सूरत रही कोई, लेकिन सोचना चाहिए कि ये सूरत हमने पैदा क्यों की है। बहुत शुक्रिया साहब आपका। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने मेजबान जवाद बाकिर को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।